नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता मोहन बाबू ने मुलाकात की। केदारनाथ यात्रा पर आए मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने उत्तराखंड की फिल्म नीति का फिल्मों को बढ़ावा देने वाला प्रयास बताते हुए कहा कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के सर्वथा अनुकूल है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति के तहत फिल्मकारों की आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। हमारी फिल्म नीति राज्य के पर्यटन स्थलों को देश एवं दुनिया में पहचान दिलाने में सफल हो, इसके लिए भी अहम प्रयासरत हैं। और थूक जिहाद के मामले में प्रदेश में मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इन बातों पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि हमने पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई कुक या वेटर खाने को दूषित करता हुआ पाया जाता है तो यह धार्मिक भावनाओं पर प्रश्न खड़ा करता है और ऐसे कृत्य पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक तो धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और दूसरा लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। तो इसको देखते हुए हमने पुलिस एक्ट और हमारा जो नई जो भारतीय न्याय संहिता जो इस वर्ष 1 जुलाई से लागू हुई है, इसमें जो भी सुसंगत प्रावधान थे उनके तहत हमने 8 बिंदुओं पे दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसकी अब हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं बस आपके चैनल्स के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों को, विशेष रूप से सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के मालिकों को जरूर अपील करना चाहूंगा कि इस बिंदु पे विशेष रूप से ध्यान दें और ये सीधे सीधे हमारे आने वाले, यहाँ पे पधारने वाले सभी लोगों की आस्था और उनकी हाइजीन और उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसमें सब लोग पुलिस का सहयोग करें। नैनीताल हाईकोर्ट ने 6 नवंबर तक सरकार को नगर निकाय चुनाव की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो वहीं ओबीसी आरक्षण पर गठित प्रवर समिति को 1 महीना आगे बढ़ाने पर कांग्रेस पार्टी धामी सरकार पर तीखा प्रहार कर रही है। कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रवर समिति विधानसभा की संवैधानिक समिति होने की वजह से उसे हाई कोर्ट पर चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए सरकार ने चुनाव नहीं कराने का यह रास्ता निकाला है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव अपने समय पर ही होंगे और प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट कभी भी सौंप सकती है ना। ये जानबूझ के देखिए, वो देखो तरीका है, वो प्रवर समिति अब वो क्योंकि विधानसभा की संवैधानिक समिति है, उसको हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता, बात देने किया जा सकता। तो जानबूझकर ये रास्ता निकाला सरकार ने चुनाव न कराने का, जैसे हाईकोर्ट में ये कह देंगे साहब प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ गया है, प्रवर समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आई है और इसलिए वो ये न्यायालय में पक्ष रखने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक चुनाव, मुझे तो दिसंबर में भी नहीं लग रहा है चुनाव। केदारनाथ चुनाव के बाद हो सकता है, अगर इनके पक्ष में रिजल्ट रहेगा तो ये करा देंगे और नहीं रहेगा तो ये फिर टालेंगे उसको, जिससे उसका असर जब थोड़ा सा 1-2 महीने डिले हो जाए तब ये करेंगे। फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो ये फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे। ये देखिए, चुनाव यथासमय होंगे। चुनाव के अंदर जो स्टेट की विधानसभा ने जो प्रवर समिति बनाई है वो अपनी रिपोर्ट कभी भी दे सकती है, समय भी बढ़ सकता है, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव जिस पद्धति पर होना उसका पूरा स्वरूप जो है वो राज्य जो नगर निगम है उसने कोर्ट को दे दिया है, इसलिए किसी प्रकार की भ्रांति की अवस्था नहीं है।
ओबीसी आरक्षण के विषय पर आधार पर जो पद्धति पूर्व चुनाव में अपनाई गई थी उसी पद्धति को इस बार। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा कालाडूंगी चौराहे और बरेली रोड की तरफ अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है। इस दौरान कालाडूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे, जहां पर प्रशासन के साथ नोकझोंक कर रहे लोगों को समझाया गया। डीएम नैनीताल द्वारा रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में आज यह कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के कई बिजली के पोलों को शिफ्ट करना है, ऐसे में बचे हुए अतिक्रमण को आज तोड़ा जा रहा है। हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगभग हम लोग हटा चुके थे और 12 मीटर वाइड भी हो गई थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी, तो उनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है और 12 मीटर के अंदर जो भी इनका स्ट्रक्चर है उसको आरसीसी कटर के माध्यम। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके एडीएम अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में आरबीएफ लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में आरबीएफ लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन IAS ऑफिसर उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। PWD के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को नगर पालिका के बुलाए गए, म्यूनिसिपल बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारे नक्शा पास करके अनुचित स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर 10 फुट का सेट बैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया। हमने 10 फुट का छोड़ करके हमने 10 फुट और ज़्यादा छोड़ा था। अरे साहब इन्होंने जो डिवाइडर बनाया, डिवाइडर बाद में बनाया, 2-2.5 फुट इधर खिसका के बनाया डिवाइडर। जब उधर की बिल्डिंग टूटेगी तो ऑटोमेटिक 2-2.5 फुट उधर को चले जाएगा ये। लेकिन इन लोगों ने हमको ना समय दिया है, इन्होंने जो नोटिस दिए वो दूसरों को दे दिए हैं। हमारे जो और लोग जो नीचे कार्यरत थे, जो तुम्हारे सदस्य और तुम्हारे, उनको जो मेन नोटिस हमको दिया नहीं। हमारे पास नोटिस आया था, हमने इनसे समय मांगा, हमने ठेकेदार को बुलाया, अपने पूरी पैमाइश ली। पैमाइश देने के बाद हमने कहा चलो 12 फुट छोड़ देंगे। मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह बिट्टू, सचिव प्रबंधक और हमारे पूर्व सैनिक और पूर्व। बागेश्वर जनपद के कांडा तहसील के अंतिम छोर पर स्थित औलानी गांव में कुछ रोज पूर्व 2 वर्षीय एक मासूम बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। उसी को पकड़ने को वन विभाग ने गांव में ट्रैप कैमरे, पिंजरे व फोर्स ट्रैकुलाइज गन एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम की तैनाती की थी। टीम ने गुलदार को ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया है। यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने इस बात से इनकार कर दिया कि जिस गुलदार ने बच्ची को मुंह में दबाया था ये वो नहीं है। आपको बता दें कि औलानी व नरगोली दोनों गांवों के ग्रामीणों में भय व दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ प्रभागी वनाधिकारी बागेश्वर ध्रुव मरतोलिया ने ये ऐलान किया है कि सैंपलिंग की जा रही है। यदि पुष्टि हुई तो ठीक, अन्यथा रेस्क्यू टीम सहित सभी संसाधन गांव में बने रहेंगे। रानीबाग रेस्क्यू सेंटर से BMI टीम आई हुई थी। आज हमें सूचना मिली कि एक गुलदार ने औलानी के नज़दीक एक बैल को शिकार किया है, तो हमें वो क्लू मिला। तो उसके क्लू मिलने के उपरांत ही हम लोग तुरंत वहाँ पर गए और हमने उस बेट का सहारा लेके औलानी के समीप एक नरगोली गांव है, मात्र 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर, तो वहाँ पर हमने इसको सुरक्षित ट्रैंकुलाइज कराया। ट्रैंकुलाइज करने के बाद अब कहाँ जाएगा ये? ट्रैंकुलाइज करने के बाद अभी हमारे उच्च अधिकारी के निर्देशों के अनुसार इसका कार्रवाई होगी कि वे कहाँ निर्देशित करते हैं। आज के कल ये अभी हम जब जाएंगे फिर प्रभागी वन अधिकारी जो आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है। अंदेशा ये है कि ये वही बाघ है या कैसे? हम लोगों ने जो अभी ये घटना हुई थी उसके सैंपल लिए थे, तो उस सैंपल के हम इसे DNA के लिए भेजेंगे WI या हैदराबाद CCMD। उसके उपरांत ही पता चलेगा कि ये वही बाघ है या दूसरा। गांव में जो संसाधन लगे, ट्रैप कैमरे आदि, वो लगे रहेंगे या क्या रहेगा? वो अभी लगे रहेंगे जब तक हमारी ये पूरी जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, और गश्ती वन विभाग द्वारा होती रहेगी, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमारा ये चेक करना चलता है। मैं अशोक गोस्वामी, वन बीट अधिकारी, उपराड़ा 2nd बीट। आज हमारी यहाँ पे जो टीमें बनी थी, 2 टीमें बनी है, एक दिन की टीम बनी है, एक रात की टीम बनी है। जो हमारी रात की टीम है उसमें 5 लोग हम हैं और 7 बजे से हम यहाँ
हमारा जो काम था यहाँ पे शुरू होना था और हम 5 बजे से यहाँ पहुँच गए थे और हमने यहाँ सारे गांव में 16 अपने ट्रैप कैमरे लगाए हैं और ट्रैप कैमरे के और हमने 2 पिंजरे भी यहाँ पे लगाए हैं। और उसके बाद हमें सूचना मिली थी कि नरगोली गांव में कल एक घटना हुई थी, गाय को मारा था यहीं से 1 किलोमीटर के दायरे में। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हमने उसके बाद ट्रैंकुलाइज, वहाँ पे हमने बैठे स्कूल की छत में बैठे प्राइमरी स्कूल नरगोली में, वहाँ पे हमने ट्रैंकुलाइज गन से जो गुलदार था उसको वहाँ पे घायल किया है। उसके बाद हम उसको यहाँ लाए हैं। आगे की कार्रवाई जो होगी हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश के आधार पर। क्या है, नर है मादा है, कितने साल का होगा ये? इसकी अभी हमारे जो आए हैं यहाँ से जो वेटनरी वाली टीम है वो अभी इस पर जायजा लेंगे। अभी क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट अभी पकड़ा गया है तो अभी उन्होंने ये सब भी देखना बाकी है, तो इसके बाद अभी थोड़ी देर में इसके बारे में जानकारी हम बता पाएंगे। ठीक है, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि कैमरे तो यहाँ गश्त रहेगी, कैमरे लगे रहेंगे, पिंजरे यहाँ पे लगे रहेंगे और गश्त यहाँ पे 2 टीमें हमारी जो गठित हैं वो अभी गठित रहेंगी। सुबह अलग टीम गश्त करेगी यहाँ पे, रात में अलग टीम रहेगी। बाकी जो ये गुलदार है इसके आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही होगी। कल जो 2 ट्रैप कैमरों की आपने लैपटॉप से जानकारी, उसमें कुछ निकला था? जो हमने जो 2 ट्रैप कैमरे यहाँ पहले लगाए गए थे उनको अभी मेरे द्वारा यहाँ पे स्वयं देखा गया और उनमें अभी भी कुछ भी नहीं फंसा था उसमें। और आज हमने 16 ट्रैप कैमरे लगाए हैं, अभी हमने लगा दिए हैं, उसके हम कल सुबह उसकी रिपोर्ट देंगे। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं ग्राम औलानी से बोल रही हूँ। ये बाघ पकड़ा गया है, ये वाला वो वाला जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो वाला बाघ नहीं है। हम यहाँ खतरा, अभी बाघ पकड़ा गया है तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है। जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो बाघ अलग है, लेकिन हम लोगों ने घास का डर का माहौल बना रहा है। हम लोगों ने घास काटना छोड़ दिया, हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया। और दूसरा बाघ भी अभी कैमरा भी लगा रहना चाहिए और पिंजरा भी नहीं जाना चाहिए, लगा रहना चाहिए। आपने उस बाघ को देखा है जितने विश्वास से आप कह रही हैं? हाँ, सामने से देखा हमने। कब देखा? हाँ, हमने उसी समय देखा। हम बाघ का पीछा किया हमने, बाघ के आगे जाने के बाद जब हम आगे गए तो तब बच्चे का शव मिल गया, नहीं तो बाघ ऊपर को ले जा जाता। हमारे जाने के बाद बाघ उधर को घूमा और इधर उधर से शोर मचा, तो तब बाघ भागते समय बाघ के मुंह से बच्चा गिर गया। तो आपका ये कहना है कि रंग रूप और कद काठे के हिसाब से ये बाघ वो नहीं है? वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। मतलब आप फिर ये चाहते हैं कि औलानी गांव में ये चीजें लगी रहें। हाँ, और वो पकड़ा है। अभी भी खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा की लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 109 में कोरब के पास पहाड़ियों से लगातार गिरते मलबे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि इसी के तहत अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक पांडे ने शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर रात में कोई वाहन कोरब से गुजरता है और कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित पुलिस चौकियों के थाना प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने पुलिस कर्मियों को भी निर्देशित किया है कि वे अलर्ट रहें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तत्पर रहें। पुलिस और प्रशासन की ओर से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को टाला जा सके। देखिए, वहाँ पर एक हमने ऑलरेडी चौकी वहाँ पर स्थापित कर दी है। वहाँ पर हमने 4 लोगों को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर क्वारब में बार बार वहाँ मलबा आ रहा है, दिक्कत रह रही है। तो ट्रैफिक वन साइड करके निकालना पड़ रहा है, छोटी गाड़ियों को निकालना पड़ रहा है। तो उसमें पहले तो हम बड़ी गाड़ियों को हम डाइवर्ट ही करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम पर डाइवर्ट हो जाए, अदरवाइज उनको एक एक करके हम गाड़ियों को निकलवा रहे हैं। वहाँ पर हर समय हमारे पुलिस के जवान वहाँ पर नियुक्त है और वो पूरी जनता को मदद कर। भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि 2 सितंबर से भाजपा संगठन में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई थी। उसके साथ ही 1 अक्टूबर से दूसरे चरण का सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर को संपन्न हो गया। आपको बता दें कि इसमें 20 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो गया है। गौरतलब है कि भाजपा संगठन की ओर से विधायक और मंत्रियों को सदस्य में जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें कई विधायक लक्ष्य से ज्यादा सदस्य बनाने में सफल रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के 9 जिलों में 7% से ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं और 23 विधानसभा ने अपने लक्ष्य से ज्यादा सदस्य पूरे किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रथम गांव से लेकर महानगर तक और घरेलू महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हो गया, मैं बोलो शुरू करूं? जी सर। मित्रों, उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है।
और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का टाइम पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में दिशा में हमारी गति आगे बढ़ेगी। पिटकुल द्वारा उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल पीसी ध्यानी ने सौंपा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों की पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सितंबर 2024 में पिटकुल के जिन 5 नए उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया, उनके कार्यों में तेजी लाई जाए। देखिए, हमारा जो पिटकुल का लाभ है, मैंने बताया कि 20 वर्षों में सबसे अधिकतम लाभ इस वर्ष जो है पिटकुल ने 141 करोड़ का अर्जित किया है। और इसका श्रेय जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे शासन में हमारे मुख्य सचिव महोदय और अध्यक्ष पिटकुल सचिव ऊर्जा के साथ साथ हमारी पूरी टीम को जाता है। अब पिटकुल में हमने एक नारा दिया है कि एक के लिए सब और सबके लिए एक। दूसरा, वित्त विधि HR आपके द्वार। तो सारे अधिकारी कर्मचारी पूरे जोश से काम कर रहे हैं, एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं। और जो हमें लाभ हुआ, जब हम सरकार को 11 करोड़ का लाभांश दिया है, जो पिछली बार हमने 5 करोड़ के दिया था, तो सरकार को हमने डबल से ज्यादा लाभांश दिया। इस बार हमने अपने कर्मचारियों को भी जो इंसेंटिव दिया है, हमारा एक वर्ष पीछे चल रहा था, तो हमने वित्तीय वर्ष 22-23 का और 23-24 का दोनों वर्षों का लाभांश जो है निदेशक मंडल से पारित करने के बाद अपने कर्मचारी को देने का आदेश किया गया है। पिटकुल ने एक रिकॉर्ड और बनाया है कि विगत वर्ष भी हमारा जो AGM होती है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 30 सितंबर से पहले AGM हो जानी चाहिए। पिछले साल भी हमने 30 सितंबर से पहले कर दिया AGM करी, और इस बार भी हमने 30 सितंबर से पहले उसकी जो है। देहरादून में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा। 26 अक्टूबर को पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को दोगुना नगद इनाम राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आपको बता दें कि इस संबंध में विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से किया जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है। और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी, अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है। और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा। और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं उन बच्चों के लिए जो है एक पहला कैंप 26 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कि उत्तरांचल ओलंपिक संघ स्टार्ट करेगा। ठीक इसी प्रकार से हर कैंप लगभग 25 दिनों का रहेगा, इस पर सहमति बनी है। इसके साथ ही दूसरा कैंप हमारा ओपन ट्रायल के लिए लगेगा, फिर उसके बाद में वो भी 25-25 दिनों का रहेगा, और संभवतः फिर उसके उपरांत में बेस्ट प्लेयर का सिलेक्शन जो है नेशनल गेम के निमित्त हम लोग रखेंगे, इस पर सहमति बनी है। उत्कृष्ट प्रशिक्षकों की लाने की भी सहमति बनी है, जिसमें पूरे देश भर में जो बेहतरीन प्रशिक्षक हैं उनको लाना। इसके अलावा विदेशों में जो प्रशिक्षक हैं जो कि बेहतरीन यहाँ पर दे सकते हैं, उनको भी लाने का विभाग की ओर से सहमति हो गई है।
उसके लिए उत्तरांचल एसोसिएशन जो है उसके लिए प्रयासरत है और उसकी सहमति भी जो है आज विभाग ने उनको दे दी है। और इसके अतिरिक्त जो है संबंधित कैंपों में उसकी मॉनिटरिंग से लेकर उसके खर्चों से लेकर सब चीजें जो है विभाग की ओर से उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन को सहयोग किया जाएगा। संसाधन विभाग के रहेंगे और संबंधित एसोसिएशन खिलाड़ियों के चयन, कोच, उनकी डाइट इत्यादि सबके लिए जो है विभाग फाइनेंशियली और संसाधनों के रूप में उनको सहयोग करेगा और बेहतरीन खिलाड़ी देने का काम जो है वो एसोसिएशन का रहेगा। तो आज ये सारी चीजें जो है वो सहमति बनी है और इसके साथ साथ में मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के लिए किस प्रकार से नेशनल गेम को और हम प्रचार प्रसार करें, तो उसके लिए भी ये सहमति बनी है कि हम एक भविष्य में बहुत जल्द, जिस समय 25 तारीख को भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है नेशनल गेम के निमित्त जो है फाइनलाइज होने को जा रहा है। तो जैसे ही वो सब चीजें हमें क्लियर होती है तो उसके उपरांत में एक हम टॉर्च रैली भी जो है हम लोग पूरे सभी जनपदों में एक टॉर्च रैली। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।